वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग द प्लेलिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आज हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, जो कि हमारे पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के टॉपिक पे है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो क्या होती है, इसको हम जो है वो थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और वो हमें जो है वो किन कंडीशंस में चाहिए होती है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो अभी हम जो है वो इसके दूसरे नाम पे फोकस करें तो हमारे पास टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन के नाम से मिलता है। इसका जो है वो आपको पीपीएन भी कहीं पे लिखा मिलेगा, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और इसमें जो है वो होम बेस्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन या फिर होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको हम जो है वो बाद में डिटेल से ये नाम भी देखेंगे। तो ये छोटा सा एक चैप्टर है जिसको हम एक ही लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं अपने टॉपिक की। तो पेरेंटल से जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपने अगर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हैं तो पेरेंटल वो रूट होता है जो इंजेक्शन की फॉर्म में हो। ठीक है, तो इंजेक्शन जो हमारे जो है वो वेन्स में लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पेरेंटल। तो देन हमारे पास जो है वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो हमारी जो है वो डेली ग़िज़ा होती है, जो हम खा रहे होते हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी होती है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जो वो उस न्यूट्रिशन को या उस डाइट को जो है वो ओरल रूट से नहीं ले पा रहा, वो अपने मुंह से नहीं खा सकता, वो अनकॉन्शियस है, वो बेहोशी की हालत में है, उसका जो है वो स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, या उसके स्टमक की जो है वो कुछ सर्जरी हुई है, तो ये सारी कंडीशंस जिसमें वो अपनी डाइट खुद से नहीं ले सकता, अपने स्टमक को जो है वो खुद से फीड नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम उसकी जो है वो टोटल न्यूट्रिशन को जो है वो पेरेंटल रूट पे शिफ्ट कर देते हैं, जो कि उसे इंजेक्शन की फॉर्म में लगता है, जो कि ड्रिप्स की फॉर्म में लगता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल ड्रिप्स होती हैं जिसमें हम जो है वो अपने किसी भी पेशेंट का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट करते हैं। उसमें हम कहते हैं कि जी ताकत की ड्रिप्स, फलानी ड्रिप, फलानी ड्रिप। तो एक तो वो ड्रिप आ गई। एक ड्रिप हमारे पास ये है जिसमें हम पूरी की पूरी न्यूट्रिशन दे रहे हैं अपने पेशेंट को। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट रीजन हो सकते हैं कि उसको हम जो है वो ये ड्रिप क्यों लगा रहे हैं, या उसको जो है वो न्यूट्रिशन टीपीएन के थ्रू जो है वो क्यों दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आज का टॉपिक है। तो पेरेंटल हाइपर एलिमेंटेशन के जो आप एलिमेंटेशन दे रहे हैं वो हमारे पास जो है वो हाइपर है, बहुत ज़्यादा है, और वो पेरेंटल रूट से है। ठीक है, पेरेंटल रूट से आप जितनी नॉर्मल जो है वो डोज वगैरह देते थे उससे जो है वो बहुत ज़्यादा डोज है। तो आपको यह कंसेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए। देन जो है वो इसको हम देखते हैं कि इसमें जो है वो लिखा क्या है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इनफ बेसिक इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि आपकी जो न्यूट्रिशन है उसकी जो बेसिक न्यूट्रिशन है वो इतनी इनफ आपने उस बंदे को जो है वो एडमिनिस्टर कर देनी है कि वो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, टू अचीव एक्टिव टिश्यू सिंथेसिस एंड ग्रोथ विया पेरेंटल रूट। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपकी डेफिनेशन को कंप्लीट करती है कि हमने जो है वो न्यूट्रिएंट्स देने और वो इतने एटलीस्ट हों कि उसकी जो है वो टिश्यूज़ की ग्रोथ और सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू रहे, वो रुके ना। क्योंकि टिश्यूज़ की ग्रोथ और टिश्यूज़ की सिंथेसिस जो है वो अगर रुक जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस विद इन बॉडी रुक जाती है, तो अल्टीमेटली जो है वो आने वाले जो नेक्स्ट जो है वो सेल्स उनके लिए जो है वो डैमेजिंग या अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तो वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो अगर हम पेरेंटल रूट के थ्रू दें तो उसको हम जो है वो टीपीएन बोलेंगे। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग टर्म आईवी फीडिंग ऑफ प्रोटीन सॉल्यूशंस। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म के एक बंदा जो है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए कंप्रोमाइज्ड कंडीशन में है, वो ठीक से कुछ खा नहीं सकता, तो उसको जो है वो आईवी फीडिंग हम दे रहे हैं, इंट्रावेनस रूट के थ्रू जो है वो उसको फीड कर रहे हैं प्रोटीन सॉल्यूशंस कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज। उसमें जो है वो डेक्सट्रोज भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो कमी को पूरा करता है, ग्लूकोज को जो है वो कंप्लीट करता है। अप्रॉक्सीमेटली 20% में डेक्सट्रोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंड इन सम केसेस या फिर इन सम इंस्टेंसेस जो है वो इसमें इंसुलिन भी होती है, ताकि जो डेक्सट्रोज हम दे रहे हैं उसको जो है वो कंपनसेट करने के लिए हम साथ इंसुलिन भी दे दें। द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड अमाउंट्स वेरी विद द पेशेंट्स नीड। तो डिपेंड करता है कि हमें जो है वो किस पेशेंट की जो है वो क्या नीड है, उसकी एज क्या है, वो कितनी प्रोटीन जो है उसको ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, टिश्यूज़ को जो है वो एक्टिव रखने के लिए। तो उसके लिए जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो है वो टीपीएन होती क्या है। अब टीपीएन की फार्मूलेशन जब हमने बनानी है किसी भी फार्मासिस्ट ने या फार्मेसी टेक्नीशियन ने, तो उसके लिए जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, जो चीज़ें उसमें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वाटर, ठीक है, उसका जितना वॉल्यूम चाहिए होगा उस वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए हमें जो है वो वाटर चाहिए। देन जो है वो प्रोटीन सोर्स। अब प्रोटीन सोर्स जो है वो हमारी टीपीएन में क्या होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन की जो है वो अगर हमारे बॉडी में लैक हो जाएगी या कमी हो जाएगी, कॉज पुअर वाउंड हीलिंग, तो उससे जो है वो हमारे जो जख्म हैं उनकी हीलिंग या जख्मों का भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत पुअर हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा। इंटरफेयर विद बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, तो अल्टीमेटली जो है वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उससे डिस्ट्रॉय होगा या वीक होगा। अमाइनो एसिड इज इंक्लूडेड इन टीपीएन एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है वो एमसीक्यूज भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि टीपीएन में हमें जो प्रोटीन है वो कहाँ से मिलती है, वो अमाइनो एसिड से मिलती है, और अमाइनो एसिड जो है वो
नाइट्रोजन की जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली वो नाइट्रोजन जो है वो एज ए प्रोटीन सोर्स हमें जो है वो हमारी टीपीएन से मिल सकती है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो है वो क्या होते हैं, वो बेसिक यूनिट्स होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करें तो वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं। तो इसी तरह से हमने कहा कि हमारे टीपीएन में जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो नाइट्रोजन का सोर्स बनते हैं और अल्टीमेटली नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का सोर्स बनती है। देन हमारे पास जो है वो एनर्जी सोर्स क्या होगा कि हमारी जो है वो बॉडी में, मतलब हम अगर हम टीपीएन दे रहे हैं तो उसमें हमें प्रोटीन तो मिल गई, साथ में एनर्जी भी हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने जो है वो डेक्सट्रोज की बात की थी। तो डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें डेक्सट्रोज आ जाएगा, एंड फैट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है वो हमारे पास एनर्जी सोर्स हैं। ये भी आपके पास जो है वो एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एनर्जी सोर्स क्या होंगे हमारी टीपीएन में, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। और अगर हम प्रोटीन सोर्स की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, वो अमाइनो एसिड से आ रहा है। देन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ चॉइस, द कार्बोहाइड्रेट ऑफ चॉइस के हमारा जो है वो सबसे फेवरेट कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये जिसको हम यूज करते हैं मेजरली, वो है डेक्सट्रोज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 5 to 70% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन का चैप्टर जो है वो आपका लास्ट पे आएगा, उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने जो है वो वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है कि 5% से लेकर 70% तक जो है वो हमने वेट लेना है डेक्सट्रोज का, और उसको 100 ml सोल्यूशन में, जिसको हम कहते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम। तो एक चीज़ जो है वो हमने ग्राम्स में ले ली, एक चीज़ हमने जो है वो mls में ले ली, तो हमारे पास जो है वो वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन आ जाएगा। और उसको जो है वो हमने 5% रखना है या अप टू 70%, इसके इन बिटवीन जो है वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, डेक्सट्रोज, तो उसकी जो है वो हमने प्रिपरेशन बना के तो उसको जो है वो एज एनर्जी से यूज करना है टीपीएन में। इफ लार्ज इन इफ रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज। अब देखिए ना, 5% है तो ठीक है जी, काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक पेशेंट को जो है वो 60% या 70% डेक्सट्रोज चाहिए एज ए एनर्जी सोर्स, तो उस डेक्सट्रोज को बॉडी में जो है वो कंपनसेट करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि ब्लड में जाने के बाद डेक्सट्रोज की या ग्लूकोज की जो है वो कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम जो है वो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। देन जो है वो फैट इज एडमिनिस्ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। फैट जो है वो क्या होते हैं, वो ऑयल इन वाटर इमल्शन होते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल से पढ़ा है कि हमारे पास जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होता है, वाटर इन ऑयल इमल्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो फैट है ऑयल इन वाटर इमल्शन। दे प्रोवाइड हाई कैलोरी सोर्स इन लो वॉल्यूम। ये आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर हमें जो है वो एनर्जी सोर्स चाहिए लेकिन लो वॉल्यूम में हाई कैलोरी सोर्स चाहिए, तो वो हाई कैलोरी सोर्स जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें फैट से मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम जो है वो एनर्जी सोर्स की बात करें टीपीएन में, तो वो एनर्जी सोर्स हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की फॉर्म में मिल रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में डेक्सट्रोज जो कि 5% से लेकर 70% तक हो सकता है, और अल्टीमेटली जो फैट्स हैं वो हमारे पास जो है वो हाई कैलोरी सोर्स हैं किसी भी लो वॉल्यूम में। मतलब हम जो है वो फैट का लो वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है वो उससे हमें हाई कैलोरी मिल सकती है। ठीक है, ये डिफरेंस जो है वो अपने माइंड में रखना है कि अगर हमें जो है वो एनर्जी सोर्स चाहिए तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें जो है वो लो वॉल्यूम में हाई कैलोरी एनर्जी सोर्स चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो है वो फैट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फेट, ये सारे जो हैं वो टीपीएन का हिस्सा होते हैं, इसमें ऐड किए जाते हैं। देन ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो एक्ट एज मेटाबॉलिक कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स की हमने बात की थी एंजाइम के चैप्टर में कि कोफैक्टर जो है वो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है वो फास्ट करते हैं, एंड एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेवरल एंजाइम्स इन बॉडी। दीज आर जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज। तो ये हमारे पास जो है वो कॉपर, जिंक और मैंगनीज जो है ये ट्रेस एलिमेंट के तौर पे काम करते हैं। देन जो है वो विटामिन और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन आर एसेंशियल, दे एक्ट एज को एंजाइम्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डीएनए सिंथेसिस। तो इस केस में हमारे पास जो है वो कुछ मिनरल्स और विटामिन जो है वो ऐड किए जाते हैं जो कि टीपीएन का जो है वो पोर्शन होता है। तो अल्टीमेटली ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलके एक कंप्लीट जो है वो टीपीएन बनाते हैं, एक न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो गज़ा जो पेशेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल गज़ा जो है वो यूज़ नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, टीपीएन बनाते हैं, और उसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारी डिफरेंट बॉडी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसमें एक प्रोटीन का सोर्स जो है वो हमने कहा कि नाइट्रोजन होता है जो हमें अमाइनो एसिड से मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एनर्जी सोर्स उसमें डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और अल्टीमेटली फैट्स, और फैट जो है वो लो वॉल्यूम में हाई कैलोरी एनर्जी हमें जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं, और अल्टीमेटली विटामिन और मिनरल्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो ये जो है वो उसी टेबल की जो है वो अगर हम डिटेल देखें तो वाटर जो है वो एडल्ट्स में कितना होगा और चिल्ड्रन में कितना होगा। ठीक है, उसकी डिवीजन है। देन जो है वो इसमें एनर्जी कितनी होगी, मतलब पर केजी पर डे। ठीक है, 30 to 60 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे जो है वो
टोटल हमारी डोज होगी किसी भी पेशेंट की। अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो 70 केजी है तो 70 को हम जो है वो 30 से डिवाइड करेंगे तो उतने किलो कैलोरीज जो है वो पूरे दिन में उसको जो है वो टीपीएन लगाया जाएगा, इतनी एनर्जी जो है वो उसको शिफ्ट की जाएगी। देन अमाइनो एसिड जो हमारे पास जो है वो इसका प्रोटीन का सोर्स है तो उसमें हमें जो है वो पर डे के हिसाब से 1 to 2 ग्राम जो है वो अमाइनो एसिड चाहिए पर केजी। ठीक है, अगर 70 केजी है तो उसका 70 से लेके 140 ग्राम तक जो है वो अमाइनो एसिड चाहिए, जो हमारे पास अडल्ट्स में है। तो चिल्ड्रन में भी जो है वो इसी तरह से आपको डाटा ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वाटर, एनर्जी और प्रोटीन या फिर अमाइनो एसिड्स की जो है वो ब्रेकडाउन आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास हैं टीपीएन बैग्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अब हमने टीपीएन बना लिया, फार्मूलेशन अपनी बना ली, उसको जो है वो पैक करने के लिए हम कौन सा बैग यूज़ करेंगे। बैग शुड बी स्टीराइल, ऑब्वियसली स्टीराइल होगा तो ही जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि स्टीराइल नहीं होगा तो उसको हम जो है वो आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में नहीं लगा सकते। तो इंजेक्शन की सबसे पहली जो है वो रिक्विजिशन या प्री रिक्विजिट जो है वो फॉर्मेलिटीज़ में या प्रोटोकॉल्स में यही आता है कि वो स्टीराइल हो। इन पास्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग्स वर यूज्ड। ठीक है, पहले जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड बैग्स यूज होते थे टीपीएन की फार्मुलेशन के लिए। नो एथाइल विनाइल एसीटेट बैग्स आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, तो ये आपको जो है वो बैग्स के नाम याद होने चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। देन जो है वो एडिशन ऑफ कंपोनेंट्स टू टीपीएन। अब हमने जो है जो कंपोनेंट्स ऐड करने हैं वो हमने किस तरह से ऐड करने हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हमने ऊपर देखे इसमें हमारे पास जो है वो प्रोटीन, वाटर, एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड किस तरह से करने हैं जब हमें फार्मेशन बनानी है। अमाइनो एसिड सॉल्यूशंस एंड ग्लूकोज एडेड इनटू द बैग फर्स्ट, कि हमारे पास जो है वो प्रोटीन सोर्स और एनर्जी सोर्स के लिए जो ग्लूकोज हम यूज़ कर रहे हैं उसको जो है वो बैग में हमने सबसे पहले ऐड करना है, फॉलोड बाय एनी फैट इमल्शन इफ़ रिक्वायर्ड। तो एनर्जी सोर्स में हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट जो है वो यूज़ होते हैं। तो अगर हमें जो है वो हाई एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम फैट यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम फैट ऐड करेंगे। टू प्रिवेंट पार्टिसिपेशन प्रेसिपिटेशन ऑफ विटामिन दे आर एडिड इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम फार्मुलेशन बना रहे होते हैं तब हम जो है वो विटामिन को होल्ड कर लेते हैं, उनको उसी टाइम पे जो है वो ऐड नहीं करते ताकि बाद में जो है ये प्रेसिपिटेट्स ना बन जाए। तो जब हम जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे वही टीपीएन, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो उस टाइम पे हम जो है वो विटामिन उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि उनकी प्रेसिपिटेशन ना हो और हमारी जो टीपीएन है वो भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। देन हमने जो है वो अपनी फार्मुलेशन भी बना ली, उसके कंपोनेंट्स को जो है वो एडिशन भी कर ली इसी मैनर से जिस मैनर से हमें बताया गया। देन हमने जो है वो कोई इथाइल विनाइल एसीटेट बैग को यूज़ किया और उसकी जो है वो पैकेजिंग भी कर ली। अब हमने उस पैकेजिंग के ऊपर या उस बैग के ऊपर जो हमने बैग यूज़ किया उसके ऊपर लेबलिंग करनी है ताकि हमें जो है वो आइडिया हो सके कि हम किस पेशेंट को कौन सा टीपीएन दे रहे हैं और उसको कितना एनर्जी सोर्स जो है वो पर डे जा रहा है। ठीक है, ताकि बाद में कुछ चेंज करना हो या उसको जो है वो मिक्स ना हो जाए किसी और पेशेंट के साथ, तो उसके लिए जो है वो लेबलिंग एंड पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो है वो पेशेंट नेम सबसे पहले आ जाएगा, उसमें वार्ड एंड यूनिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ताकि जो है वो बैग्स इंटरचेंज ना हो सके। कंपोनेंट्स ऑफ बैग, तो उस बैग में हमने जो है वो कौन सा प्रोटीन सोर्स यूज़ किया है, कौन सा उसमें जो है वो एनर्जी सोर्स यूज़ किया है, वो चीज़ें आ जाएंगी। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम जो हमने उसका वॉल्यूम मेकअप किया वो 1000 ml हो सकता है, वो 500 ml हो सकता है, वो आ जाएगा। फिर एनर्जी कंटेंट, किलो कैलोरीज में जो है वो कितनी एनर्जीज बनती हैं, जो हमने ये टेबल जो है वो ड्रा किया था और उसमें जो है वो बताया था कि पर डे जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है या नहीं हो रही। फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो हमारे पास जो है वो प्रोटीन सोर्स है। इन्फ्यूजन रेट, कि किस रेट पे जो है वो पर ml या पर मिनट जो है वो कितने ml जो है वो बॉडी में एडमिनिस्टर होगा, वो हमारे पास इन्फ्यूजन रेट आ जाएगा, वो भी उसके ऊपर मेंशन हुआ होगा। एक्सपायरी डेट एंड स्टोरेज कंडीशन, ठीक है, डेफिनेटली उसको जो है वो एक्सपायर जो आइटम है उसको यूज़ करने से बचाने के लिए हम जो है वो एक्सपायरी जो है वो उसके ऊपर मेंशन करेंगे और उसके साथ जो है वो हमारी लेबलिंग एंड पैकेजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन जो है वो टीपीएन बैग इज सील्ड इनटू डार्क कलर्ड आउटर प्लास्टिक बैग, ताकि उसको जो है वो हम किसी भी किस्म का लाइट्स के साथ इंटरेक्शन होने की वजह से कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना हो सके। तो उसके लिए जो है वो हम उसको एम्बर्ड कलर या डार्क कलर जो है वो प्लास्टिक बैग में पैक करते हैं। आउटर लेबल आइडेंटिकल टू इनर इज प्लेस्ड, इट इज़ रेफ्रिजरेटेड अंटिल रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो उसमें जो है वो उसको जितनी देर के लिए रेफ्रिजरेट करना ज़रूरी होता है वो करने के बाद हम उसको जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। देन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर हम करें तो फार्मुलेशन इज एडमिनिस्ट्रेड विया कैथेटर, तो ये कैथेटर जो है वो यूज़ की जाती है उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। आईवी सोल्यूशन है, द सोल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड स्लोली थ्रू अ लार्ज वेन, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम लार्ज वेन को जो है वो चूज़ करते हैं ताकि इसमें जो है वो हम अपने प्रोटीन सोर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन को जो है वो ईजिली एडमिनिस्टर कर सकें, जिसमें हमारे पास जो है वो सुपीरियर वेना की जो है वो यूज़ होती है। द सुपीरियर वेना के इज असेस्ड थ्रू द सब कैल्विन वेन इमीडिएटली बीनेथ द क्लेविकल एंड नियर द हार्ट, तो यहाँ पे जो है वो हार्ट के
नज़दीक इसकी लोकेशन और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर वहाँ यहीं पे जो है वो पंक्चर करके और यहीं पे जो है वो टीपीएन एडमिनिस्टर की जाती है। दिस परमिट्स रैपिड डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड फ्लूइड एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टिश्यू और सेलुलर डैमेज ड्यू टू हाइपरटोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन होता है या हम जो टीपीएन लगा रहे होते हैं वो कंसनट्रेटेड होता है, तो अल्टीमेटली उसके लिए जो है वो हमें लार्ज वेन रिक्वायर्ड होती है। तो लार्ज वेन में जो है वो उसको इनफ फ्लूइड मिल जाएगा कि वो उसके साथ डाइल्यूट हो सके। ठीक है, तो डाइल्यूट होने का क्या मतलब है कि उसको वाटर के साथ या ब्लड के साथ मिक्स हो के तो जो सोल्यूशन के कंटेंट्स हैं वो कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो फिर किसी भी किस्म की हाइपरटोनिसिटी या फिर जो है वो सेलुलर डैमेज, टिश्यू डैमेज के जो है वो रिस्क कम हो जाते हैं। जनरली फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज नॉट ग्रेटर देन 10% कैन बी गिवन पेरिफेरली। ठीक है, तो अगर हम जो है वो इसके अलावा टीपीएन के अलावा साथ में जो है वो डेक्सट्रोज की अलग से ट्रिप लगाना चाहें, ग्लूकोज की अलग से जो है वो ट्रिप लगाना चाहें तो हम वो भी लगा सकते हैं। सॉल्यूशंस कंटेनिंग मोर देन 10% डेक्सट्रोज शुड बी गिवन विया द सुपीरियर वेना के बाद। तो अगर हमारे पास जो है वो ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है कि अगर 10% से लेस हमारे पास जो है वो डेक्सट्रोज है या एनर्जी सोर्स के तौर पे हम ग्लूकोज यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम जो है वो पेरिफेरली जो है वो अलग से सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास जो है वो मोर देन 10% शुगर कंटेंट्स हैं तो उसके लिए हम जो है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ही उसको भी एडमिनिस्टर करेंगे। देन हमारे पास जो है वो कुछ एब्रीविएशन हैं इसकी जो हम जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में सेटिंग में जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक तो हमारे पास जो है वो सेंट्रल वेन टीपीएन जिसको हम सीवी टीपीएन कह सकते हैं। ठीक है, इससे जो है वो आपको याद रहेगा। देन जो है वो टीपीएन जो हमने थ्रू आउट यूज़ की टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पीपीएन पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब पेरिफेरल जो है वो हम इसको क्यों कहते हैं कि पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन के पेरिफेरीज एक हमारे पास जो है वो सेंट्रल बॉडी है और एक हमारे पास जो है वो पेरिफेरीज जिसमें हमारी जो है वो आर्म्स और लेग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो पेरिफेरीज में भी न्यूट्रिशन पहुंचाए उसको हम जो है वो पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, और पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो है वो आइडिया आपको पहले से क्लियर है। देन हमारे पास जो है वो एचपीएन बी ही इसको जो है वो किसी पॉइंट पे जो है वो कह सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में जो है वो इस तरह से भी आ सकता है होम पेरेंटल न्यूट्रिशन की ऐसी पेरेंटल न्यूट्रिशन जो हम किसी एक्सपर्ट की जो है वो हेल्प लेके उसको विद इन होम जो है वो मतलब हॉस्पिटल सेटिंग में जाए बगैर हम जो है वो ये इसको जो है वो एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। तो पेशेंट के लिए जो है वो अगर फिजिबल ना हो हॉस्पिटल जाना तो वो जिसको जो है वो मतलब होम में या इस तरह से जो है वो उस घर की सेटिंग्स में ही जो है वो टीपीएन कहीं से एक्सपर्ट से बनवा के तो उसको जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंडिकेशंस हैं कि कौन सी इंडिकेशंस हैं जिनमें हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है टीपीएन जो है वो यूज़ करने की। तो उसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जीआईटी डिजीज़ेस जिसमें जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हमारे जो है वो स्टमक में अल्सर्स बन जाए, डिफरेंट जो है वो मतलब सीवियरिटी के या हाई सीवियरली जो है वो उसमें बाउंड्स बन जाएँ, उसमें अल्सर्स बन जाए, तो उसके लिए जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो उसके लिए हम जो है वो उसको यूज़ नहीं करते मील को। और मील जो है वो हम पेरेंटल रूट से या आईवी रूट से जो है वो दे सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो पैनक्रेटाइटिस का इशू हो, अगर पैनक्रियाज की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसमें हम जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, माल अब्जॉर्प्शन होती है कि आपकी जो डाइट या मील जो आप ले रहे हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको हम जो है वो माल अब्जॉर्प्शन के केस में भी हम जो है वो टीपीएन दे सकते हैं टू मीट द बेसिक नीड्स न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द पेशेंट। देन जो है वो हमारे पास ट्रॉमा के केसेस में जिसमें हमारे पास जो है वो सीवियर बर्न और एक्यूट रीनल फेलियर इस तरह की कंडीशन हो तो हम इसमें जो है वो ओरल रूट या स्टमक का रूट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारी जो है वो डिफरेंट अब्जॉर्प्शन के इश्यूज़ और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रही है, हमारा पेशेंट जो है वो सब कॉन्शियस मोड में है, उसकी कोई स्टमक की सर्जरी हुई है, उसकी जो एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या फिर उसमें हमारे पास जो है वो कोई कोमा में है तो उसमें हम जो है वो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो ये देखें ना एब्डोमिनल सर्जरी आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया। और इसमें हमारे पास जो है वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होगा कि टीपीएन बनाने के में जो है वो फार्मासिस्ट अपना रोल किस तरह से प्ले कर सकता है। फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एसेप्टिक टेक्निक्स। तो एसेप्टिक टेक्निक्स जो हैं वो उन पे फार्मासिस्ट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आपने किस तरह से अपने टीपीएन सोल्यूशन को जो है वो स्टीराइल रखना है। हैंडलिंग एंड सेटिंग ऑफ टीपीएन बैग्स, तो टीपीएन बैग तो जो है वो किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनको फिल आउट करना है, किस तरह से उनको जो है वो रेफ्रिजरेट करना है और उनको स्टोर करना है। फार्मूलेशन रिक्वायरमेंट्स के हमारे पास जो है वो फार्मूलेशन बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और इसमें जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो किसी भी पेशेंट की नीड्स की बेस पे जो है वो डिफ़र करे वो भी इसमें जो है वो आ जाएंगी। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स की उसमें जो है वो स्टेरिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो मेक श्योर करना एंड देन जो है वो स्टोरेज कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो भी डिसाइड करना फार्मासिस्ट का काम होगा। ठीक है।